नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ चुके हैं और गुर्जर प्रतिहारों में दोस्तों हमने जो मंडोर की शाखा थी उसका इतिहास पढ़ा। उसके बाद में भीनमाल शाखा का, जिसको उज्जैन की शाखा या उसी को कन्नौज की शाखा कहा जाता है, उसका इतिहास हमने पढ़ना शुरू किया था। दोस्तों, हमने उसमें नागभट्ट प्रथम को आदि पुरुष या मूल पुरुष के रूप में पढ़ा। फिर दोस्तों हमने वत्सराज और फिर नागभट्ट सेकंड को पढ़ा। दोस्तों, हमने कन्नौज को लेकर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है उसको पढ़ा। उसमें राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के हैं, पाल वंश बंगाल का है, और दोस्तों जो हमारे गुर्जर प्रतिहार हैं वो कन्नौज या उज्जैन या भीनमाल की शाखा के कहलाते हैं। उनका दोस्तों संघर्ष पड़ा। यह संघर्ष वैसे होता कन्नौज के लिए है और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राजा लड़ते हैं। दोस्तों, उसमें हमने नागभट्ट सेकंड तक पढ़ा कि कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो जाता है और नागभट्ट सेकंड उसको राजधानी बना लेता है और 816 ईस्वी में उसको राजधानी बनाया जाता है। अब दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नागभट्ट सेकंड के पुत्र रामभद्र के बारे में। रामभद्र के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये अत्यंत ही निर्बल शासक था और इसके पुत्र द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं हम रामभद्र के बारे में। शासक कौन है दोस्तों? रामभद्र। जो दोस्तों रामभद्र है या इसी का नाम मिलता है दोस्तों रामदेव। इसका शासन मिलता है दोस्तों 833 ईस्वी से लेके 836 ईस्वी तक। और दोस्तों इसके समय जो गुर्जर प्रतिहारों के विजित क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं। तो दोस्तों रामभद्र का ही पुत्र रहता है मिहिर भोज। वो दोस्तों इस प्रकार स्वतंत्र हो रहे क्षेत्र को देख के रामभद्र की हत्या कर देता है। वो सोचता है निर्बल शासक है इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी हत्या करता कौन है? मिहिर भोज। और मिहिर भोज कौन है दोस्तों? इसका पुत्र। मिहिर भोज द्वारा हत्या। रामभद्र की हत्या हो गई मिहिर भोज द्वारा। और दोस्तों पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पितृहंता। और पितृहंता ये है गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता। दोस्तों, हमने जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था उसमें भी पितृहंता पढ़े थे। उसके अलावा मेवाड़ में जो इतिहास पढ़ा था उसमें भी हमने पितृहंता पढ़ा था। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता मिहिर भोज है। उसी प्रकार हमने मारवाड़ में देखा था कि मालदेव जो गंगा की हत्या करता है वो पहला पितृहंता है मारवाड़ का। और उसके बाद में दोस्तों अजीत सिंह के दो पुत्र होते हैं, अभय सिंह और बख्त सिंह। अभय सिंह के कहने पे बख्त सिंह हत्या कर देता है अजीत सिंह की। वो हुआ दोस्तों मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता। उसी प्रकार दोस्तों मेवाड़ में राणा कुंभा रहते हैं। राणा कुंभा की हत्या करता है उदा, जो कुंभा का पुत्र है, और वो कहलाता है दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता। दोस्तों मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या कर दी और शासक कौन बनता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज। दोस्तों मिहिर भोज ने हत्या की और उसके बाद में शासक बना। तो ये 836 ईस्वी में शासक बनता है और इसका शासन रहता है 885 ईस्वी तक। तो और इसको कहा जाता है गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली शासक। देखते हैं कि इसकी क्या क्या उपाधि मिलती है और क्या क्या इसको उपमाएं दी गई है। तो दोस्तों इसकी पहली उपाधि मिलती है, वो मिलती है आदिवरा। तो इसकी एक उपाधि क्या है दोस्तों? आदिवरा। आदिवरा। और ये उपाधि क्यों है दोस्तों? ये भगवान विष्णु का उपासक है इसलिए इसकी उपाधि है आदिवरा। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक उपाधि मिलती है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन। ये दो उपाधियां हुई इसकी। इसके अलावा दोस्तों इसको एक अरब यात्री है दोस्तों, अरब यात्री सुलेमान। सुलेमान जो इसके समय भारत की यात्रा करता है, सुलेमान। सुलेमान है दोस्तों। और ये यात्रा कब करता है? 851 ईस्वी में ये यात्रा करता है। और वो मिहिर भोज को क्या कहता है? वो मिहिर भोज को कहता है इस्लाम का घोर शत्रु। इस्लाम का घोर शत्रु। और कहता है दोस्तों अरब मुस्लिमों का महान शत्रु। अरब मुस्लिमों का महान शत्रु। ये दो उपमाएं किसको देता है? वो मिहिर भोज को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको गुर्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली शासक कहने के पीछे क्या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कि सबसे पहले तो इसने रामभद्र के समय जो विजित क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे उनको पुनः जीता।
तो रामभद्र के समय स्वतंत्र हुए क्षेत्रों को जीता। किसने जीता? वो मिहिर भोज ने क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। दूसरा, इसने दोस्तों माना जाता है कि जो नारायण पाल था, पाल वंश का शासक, उसको भी हराया। तो बंगाल का नारायण पाल है, नारायण पाल, ये कहाँ का है दोस्तों? बंगाल का। ये स्थितियां हुई दोस्तों दो। अब दोस्तों एक स्थिति मानी जाती है कि ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण सेकंड से हार जाता है और इसके बाद नारायण पाल के बाद में एक शासक बनता है देवपाल, उससे भी दोस्तों इसकी हार हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति में ये कुछ समय के लिए अपने राज्य से निष्कासित हो जाता है और एक गंगू तेली के यहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक कहावत प्रचलित होती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वो दोस्तों भोज जहाँ मिलता है वो मिहिर भोज के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दोस्तों गंगू तेली की यहाँ नौकरी करनी पड़ती है और उसके बाद में वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ करता है और बाद में कृष्ण सेकंड और देवपाल दोनों को पुनः हरा देता है। पहले खुद हार जाता है और बाद में हरा देता है। तो राष्ट्रकूटों के कृष्ण सेकंड कृष्ण सेकंड और पाल वंश के देवपाल, इन दोनों को ये पहले तो दोस्तों हार जाता है और बाद में इनको हरा देता है। तो इनको हरा देता है कौन? मिहिर भोज। तो इसीलिए भी दोस्तों इसको गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। और दोस्तों इसके समय गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था वो सर्वाधिक था। गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, सर्वाधिक विस्तृत था। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। तो दोस्तों ये हुआ मिहिर भोज का इतिहास। अब दोस्तों मिहिर भोज के एक सिक्का मिलता है, उस पे दोस्तों आदिवरा, श्रीमद आदिवरा अंकित है। तो इसका एक सिक्का है, इसके सिक्के पर क्या अंकित है? श्रीमद आदिवरा, श्रीमद आदिवरा। ये किसके सिक्के पे अंकित है? मिहिर भोज के सिक्के पे। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि किसके सिक्के पे श्रीमद आदिवरा अंकित है, वो है मिहिर भोज। अब दोस्तों मिहिर भोज के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं महेंद्र पाल को। तो शुरू करते हैं दोस्तों महेंद्र पाल को, और हम तीन शासक यहाँ एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों। पहला शासक है महेंद्र पाल, महेंद्र पाल। और एक शासक है महीपाल, महीपाल। और दोस्तों इनके बीच में एक छोटा शासक है, वो है भोज, और ये है भोज सेकंड। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका शासनकाल है वो है 910 से लेके 912 ईस्वी तक। और दोस्तों महेंद्रपाल का जो शासन है वो है 885 से लेके 910 तक। और दोस्तों महीपाल का है वो है 912 से लेके 945 ईस्वी तक। तो दोस्तों हमें सर्वाधिक जो शासन मिला वो मिहिर भोज का ही मिला। अब दोस्तों भोज के लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि इसका जो शासन है वो यहाँ तक है। अब दोस्तों महेंद्रपाल और महीपाल को लेके जो समान जानकारी मिलती है वो देखते हैं। दोस्तों जो महेंद्रपाल और महीपाल है उनके दरबार में एक विद्वान है, वो है राजशेखर, राजशेखर। और राजशेखर दोस्तों महेंद्रपाल को कहता है निर्भय नरेश, निर्भय नरेश, ये इनको उपाधि देता है महेंद्रपाल को। कौन? राजशेखर। इसके अलावा रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। दोस्तों इनके कुछ उपाधियों में कंफ्यूजन है, और इसी को चूड़ामणि को लेके कहा जाता रघुकुल चूड़ामणि, और इसी को कहा जाता है रघुकुल तिलक ग्रामीणी, तिलक ग्रामीणी। ये उपाधि है दोस्तों महेंद्रपाल की। और यही राजशेखर महीपाल को कहता है रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि, मुकुटमणि। ठीक है दोस्तों। और इसी को कहा जाता है आर्यावर्त का महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। ये उपाधि किसने दी है? राजशेखर ने। किसको दी है? महीपाल को।
अब दोस्तों राजशेखर दोनों के काल में दरबारी है और राजशेखर की कुछ पुस्तकें मिलती है, वो जानना जरूरी है और दोस्तों उनसे कई बार क्वेश्चन भी बनता है। तो राजशेखर की जो पहली पुस्तक मिलती है वो मिलती है भुवन कोश। भुवन कोश। एक इनकी पुस्तक मिलती है वो मिलती है हरविलास। हरविलास। एक इनकी पुस्तक मिलती है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। और एक मिलती है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। तो ये चार किताबें दोस्तों राजशेखर की मिलती है और किनके दरबारी हैं? ये हैं दोस्तों महेंद्रपाल के और महीपाल के, दोनों के। दोस्तों भोज भी बीच में शासक हुआ तो भोज के भी ये क्या थे? दरबारी। तो राजशेखर द्वारा निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल तिलक ग्रामीण किसको उपाधि है? महेंद्रपाल को। और रघुकुल मुकुटमणि और आर्यावत का महाराजाधिराज किसको कहा है? महीपाल को। तो ये होता है दोस्तों जो राजशेखर के द्वारा दी गई उपाधि है वो। अब दोस्तों महेंद्रपाल के समय बंगाल को स्थिति को लेकर जो मिलता है वो देखते हैं। बंगाल में इस समय जो शासक है वो है दोस्तों नारायण पाल। नारायण पाल। और नारायण पाल को लेकर ये मिलता है कि महेंद्र पाल इसको हराने के लिए बंगाल जाता है, बंगाल की ओर कूच। बंगाल की ओर कूच ये कौन करता है? महेंद्र पाल। और दोस्तों महेंद्र पाल ऐसा करने वाला पहला शासक है गुर्जर प्रतिहारों का। और दोस्तों यहां पर जाके नारायण पाल को ये क्या करता है? हरा देता है। बता, हरा दिया। किसको हराया? नारायण पाल को। ये हुआ दोस्तों महेंद्र पाल के बारे में। और महेंद्र पाल के बाद में दोस्तों बौद्ध शासक बनता है। और दोस्तों महीपाल के इतिहास में क्या मिलता है? दोस्तों महीपाल के समय एक बगदाद का एक यात्री आता है, वो आता है अल मसूदी। अल मसूदी। दोस्तों एक हमने पहले भी देखा है यात्री जो मिहिर भोज के समय आता है, वो आता है सुलेमान। और दोस्तों इस समय महीपाल के समय कौन आता है? अल मसूदी। और अल मसूदी दोस्तों महीपाल को कहता है बोरा। तो महीपाल, महीपाल के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया उसने? बोरा। ये बोरा शब्द ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महीपाल के लिए। किसने किया है? अल मसूदी ने। ये हुआ एक विदेशी यात्री का वर्णन। अब दोस्तों महीपाल के इतिहास में कुछ एक घटनाएं मिलती है जिसमें दोस्तों राष्ट्रकूट शासक इंद्रसेन थर्ड है, वो इसके समय में आक्रमण करता है। और दोस्तों कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वो आक्रमण करता है, परंतु कन्नौज पर अधिकार नहीं होने के कारण वो कन्नौज को आग लगा देता है। तो दोस्तों इस समय किसका आक्रमण है? इंद्र तृतीय का। और इंद्र तृतीय कौन है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट आक्रमण किस पे करता है? महीपाल पे। कन्नौज हेतु। कन्नौज हेतु। और कन्नौज पर दोस्तों अधिकार न होने के कारण यह क्या करता है? कन्नौज को आग लगा देता है। तो ये भी याद रखिएगा, कन्नौज को आग लगा देता है। और दोस्तों इंद्र से थर्ड के बाद में एक शासक बनता है कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड। और कृष्ण थर्ड दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार है उसके कुछ क्षेत्रों को जीतता रहता है और दोस्तों उससे दुखी होकर महीपाल की 945 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों महीपाल के बाद में एक शासक बनता है, उसका नाम है राजपाल। तो दोस्तों राजपाल यहां से पढ़ना शुरू करते हैं हम। राजपाल। राजपाल। दोस्तों जो राजपाल है उसका शासन रहता है 945 ईस्वी के बाद में। और दोस्तों इससे के समय 1018 ईस्वी में आक्रमण होता है, वो होता है हमारे जो गजनवी है उसका। तो 1018 ईस्वी में गजनवी का शासन आक्रमण होता है। गजनवी का आक्रमण किस पे होता है दोस्तों? कन्नौज पर। कन्नौज पर। और कन्नौज पे ये आक्रमण होता है दोस्तों। तो राजपाल इसको छोड़ के भाग जाता है। और दोस्तों ये माना जाता है कि राजपाल इसको छोड़कर भाग जाने के बाद में कोई एक शासक रहता है चंदेल वंशीय, उसका नाम रहता है विद्याधर, वो इसको दोस्तों मृत्युदंड दे देता है। तो राजपाल का इतिहास इतना मिलता है। और इसके बाद में एक शासक बनता है, वो बनता है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल के समय 1019 ईस्वी में गजनवी का पुनः आक्रमण होता है। परंतु दोस्तों ये भागता नहीं है और गजनवी से लड़ता है। गजनवी का आक्रमण। और ये गजनवी से क्या करता है? गजनवी से लड़ता हुआ मारा जाता है। लड़ता हुआ मारा जाता है। मारा जाता है। ये कौन है दोस्तों? हमारे त्रिलोचन पाल। और दोस्तों इसके बाद में अंतिम शासक बनता है, वो गुर्जर प्रतिहारों का है यशपाल। तो यशपाल है दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक। ये है गुर्जर प्रतिहारों का
अंतिम शासक, अंतिम शासक यशपाल। इसके बाद में दोस्तों कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं गढ़वाल वंशीय शासक। और गढ़वाल वंशीय में दोस्तों हम देखते हैं कि जयचंद गढ़वाल को, जयचंद गढ़वाल के द्वेष रहते हैं दोस्तों चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय से। जो हम चौहान वंश का इतिहास पढ़ चुके हैं उसमें दोस्तों जयचंद गढ़वाल को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी मार देता है। और उसके बाद में गढ़वाल वंश के एक जयचंद गढ़वाल का पौत्र रहता है राव सिंहा। वो राव सिंहा दोस्तों आ जाता है मारवाड़ में और मारवाड़ में स्थापना करता है राठौड़ वंश की। तो दोस्तों वो हम मारवाड़ में देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ समाप्त होता है हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास। दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।